Good afternoon, Prashant ji. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, I'll give a small introduction to those who are going to watch this video, specifically our students. So, Prashant ji is basically from Ghaziabad, working in SBI as a risk rater and completed his FRM in one shot with full-time job within a year. So, this is really a very big achievement. And now Thank you. we will listen from Prashant ji about his journey, his experience throughout, because now he has completed his both part. Means the earlier when we had a small discussion in the like I think 6 months back, you have just cleared your FRM part one. Yes, Now sir. you Yes, have the sir. experience of both the parts. So you will be in a Yes, better sir. position to guide to the youngsters, those who are appearing for the exam or those who wish to appear for the exam, even the bankers or working professional into multiple domains, that how this FRM is going to help them. First of all, tell me about your journey, what strategy you have actually used to prepare yourself. This is for those who are preparing at present. They will learn Okay. something out of you. So you can start your Okay. journey discussion with us. Okay. So FRM पार्ट वन के लिए एंड सेम पार्ट टू के लिए लगभग लगभग मैं 4 4 महीने और दोनों का पढ़ा था। पार्ट वन के लिए मैं जुलाई से स्टार्ट किया था, 10th of July लास्ट ईयर, एंड आई थिंक नवंबर में एग्जाम था और रिजल्ट फर्स्ट वीक में आया था, 5th of January। Correct, correct. तो लगभग लगभग 4 महीने पढ़ा था। उसके बाद अगेन फ्रॉम 10th January आई हैव स्टार्टेड, but I was not sure for the part two because that syllabus is very very, it is like ocean, बहुत बड़ा समुद्र सिलेबस है, बहुत बड़ा करेक्ट है पार्ट टू का। बहुत बड़ा तो सिलेबस मैं थोड़ा घबराया हुआ था। तो मैं बोला सर अभी कैसे करेंगे, मई में देना है या अगस्त में देना है या नवंबर में देना है? तो सर बोले तुम देखो, तुम मई में ही दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई थिंक 10th of January से हमने स्टार्ट किया था पार्ट टू की जर्नी। करेक्ट तो फिर वही 4 सवा 4 महीने के आसपास में पढ़ा था। और शुरू के 2 महीने में मैंने फर्स्ट अपने नोट्स बना लिए थे वीडियो देख के, सारी चीजें। और फिर रिवीजन 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 बहुत ज्यादा मैटर करता है पार्ट टू में स्पेशली। करेक्ट करेक्ट तो भाई, इतना बड़ा मैं सिलेबस आप एक बार में याद नहीं रख सकते। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा। करेक्ट। एक बुक पढ़ते हैं दूसरी भूल जाते हैं, वैसा है उसमें, एंड इट इज नेचुरल। तो किसी के साथ भी होगा तो घबराने की जरूरत। वो आपके साथ क्या मेरे साथ भी हो जाएगा, जबकि मेरे को हाँ इतना सर। टाइम हो गया पढ़ते पढ़ाते। बट यस, बिकॉज इट्स सो बल्कि एंड आप कोशिश नहीं करते हो मगअप करने का, आप कोशिश करते हो कॉन्सेप्चुअली रेडी रहने का। राइट राइट, स्पेशली दैट ऑपरेशन यस, ऑपरेशन दिस बुक। आप नहीं याद कर वो सकते, तो आप नहीं याद कर सकते कि 10 रिकमेंडेशन क्या दे रहे हैं, व्हाट आर द 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो ऑपरेशन रिस्क में बहुत ज्यादा थी। डेफिनेटली। सो आपकी जो जर्नी थी 4 महीने की, आपने कैसे डिवाइड की? जो आपने पढ़ाई की FRM पार्ट वन या पार्ट पार्ट टू का ही बोलिए, पार्ट वन का तो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सुन रखा है, पार्ट टू का बताइए। पार्ट पार्ट टू का सर, मेरे को ये पता था कि सिलेबस बहुत बड़ा है, अराउंड 90+ रीडिंग है, तो 96। तो मेरा ये था कि मैं इस सारे मैं वीडियोस देख लूं, और वीडियोस देखते देखते ही मैं नोट्स बना लूं। तो मेरा ये था कि मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करूंगा। मतलब काफी लोग करते हैं कि वीकडेज में लेक्चर्स देख लेते हैं और उसके बाद वीकेंड पे वो क्वेश्चंस लगाते हैं। करेक्ट। वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन मेरे को जो सूट करता है वो मेरा ये था कि पहले मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूं, क्योंकि सिलेबस में पता नहीं कहाँ किस जगह बहुत बहुत आसान चैप्टर भी हो सकते हैं, बहुत इजी रीडिंग्स भी हो सकती है। तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था कि लास्ट में मेरे को प्रेशर आ जाएगी। मैंने सोचा था पहले मैं एक बार पूरा कवर करूँ। तो आई थिंक 50 to 55 डेज में मैंने खत्म कर दिया था। पूरा मैंने कवर कर लिया था एक बार, वीडियो लेक्चर्स देख लिए थे। और अपार्ट फ्रॉम करंट करंट इश्यूज को छोड़ के, और ऑपरेशंस ऑपरेशन इसके लिए मैं क्या कर रहा था, मैं डेली एक रीडिंग पढ़ता था, डे वन से। और आई थिंक लास्ट तक मैं एक रीडिंग पढ़ता था, क्योंकि ऑपरेशन रिस्क बड़ा बहुत है। और बेजल या रेरॉक के कुछ चैप्टर छोड़ दीजिए, तो वो पूरा थियोरेटिकल है। और थियोरेटिकल है इसलिए मेरे को ये था कि मैं इसको रेगुलर पढ़ूंगा, एक एक रीडिंग पढ़ूंगा, तो मेरे दिमाग में आखिरी तक मैं 5 या 6 बार इसको पढ़ ले जाऊंगा पूरी बुक को। तो करेक्ट। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में कि अच्छा, इसको ऐसे आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन रिस्क इज वेरी बल्कि। तो वैसे करके मैंने 2 महीने लगभग वो पूरा का पूरा खत्म किया।
और आखिरी के 2 महीने अगेन रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व तो किए। आपका ये हुआ ना, आपने जब वहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग किया उसके साथ साथ आपका रिवीजन होता चला गया। राइट 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 राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको एक बेनिफिट ये भी मिला होगा कि भाई वो 2-3 चैप्टर का कंबाइंड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन गया। तो बहुत राइट बार राइट क्या राइट होता है, स्टूडेंट एक चैप्टर पढ़ता है और उसका क्वेश्चन सॉल्व करता है, और उस चैप्टर में अगर लिंकेज नेक्स्ट चैप्टर का है तो वहां कंफ्यूज हो जाएगा। बट आपके जी साथ जी जी। हुआ क्यों, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, और अब आप जब क्वेश्चन देख रहे थे आपको पता है कि अच्छा ये क्रेडिट और मार्केट का मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट राइट यू विल राइट। बी इन अ बेटर पोजीशन टू टैकल अ क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, तो मैं कनेक्ट कर पा रहा था थोड़ा। कनेक्ट कर पा रहे थे आप, डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे थे कि अच्छा ये मार्केट और क्रेडिट का मिक्स है, आई हैव टू थिंक इन दैट मैनर। ये राइट राइट आपकी राइट स्ट्रेटेजी में बेस्ट हुआ। राइट राइट। दिस इज हाउ यू टैकल अप। तो आपने जो 50 to 60 डेज में आपने वीडियो कवरअप किया, उससे आपको कितना कुछ हद तक बेनिफिट जो मिला व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन, उसमें आपको राइट राइट। कितना बेनिफिट मिला, या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की आपने लेक्चर करते हुए, क्या बेनिफिट मिला आपको वहां पे? सर, पहले मैं क्या कर रहा था कि पार्ट 1 में मैं क्या कर रहा था कि मैंने लेक्चर्स देखते देखते नोट्स बना लिए थे। ठीक है। जहां मेरे को लिखना होता था वहां मैं लिख लेता था वीडियो पॉज करके। पार्ट 2 में मेरे को ऐसा लगे कुछ अलग करते हैं, तो पार्ट 2 में मैंने क्या किया, फटाफट से बैठे 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 मैंने पूरा वीडियो सुन लिया, अच्छे से देख लिया। तो ठीक है। वो क्या हो गया, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने टाइम सेव करा, क्योंकि पार्ट 1 में मैं वीडियो के साथ साथ कर रहा था तो शायद टाइम ज्यादा लग रहा था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था लेकिन था, अंतर था। पार्ट 2 में मैंने क्या किया, पहले वीडियो देखा फटाफट विदाउट एनी पॉज, तो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में रहा। फिर अगले दिन मैं क्या करता था, जैसे मैं 3 चैप्टर के लगातार वीडियोस देख लेता, 2-3 के। अगले दिन मैं क्या करता था, फिर मैं वीडियोस देखता था, और उस टाइम पे मेरे को पॉज कम करना पड़ता था, मैं फटाफट से नोट्स बना लेता था। नोट्स बन तो जाते। थोड़ा मेरा उस तरीके से मैंने काम किया तो पार्ट ये 2 तो में। आपका डबल रिवीजन तो उसी टाइम हो गया। हाँ, लगभग लगभग मेरे थोड़ा दिमाग में रहता था वो चीजें। हाँ, तो वो आपका डबल रिवीजन हो गया, क्योंकि पहले दिन आपने पढ़ा, अगले दिन वापस से उसने आपको देख के नोट्स बनाया, तो आपका डबल रिवीजन तो इमीडिएटली हो गया। राइट राइट। तो आपकी स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी गई हाँ इस सर, तरीके। वैसे ही मैं कर रहा था, वैसे ही कर रहा था। सेकंड, और टाइम, बताइए। बीच में ब्रेकडाउन आ जाता है स्टूडेंट्स के, पढ़ते हैं 15-20 दिन, एंजॉय करते हैं, 25वें दिन डाउन। हाउ यू मैनेज दैट कंसिस्टेंसी विद इन दैट 1 ईयर? आपने ब्रेकडाउन आया ही नहीं, जितना मैं आपको जान पाया। मैंने आपको मई में जब बोला था कि आप दे सकते हो प्रशांत जी, तो मेरे को पता था कि आप दे सकते हो। तो ये जो ब्रेकडाउन नहीं आने का रीजन क्या था? सर, ब्रेक डाउन नहीं आने का रीजन ये था कि एक तो मैं पार्टीज वगैरह से बचता था बेसिकली। बैंक्स वगैरह के बाद भी कुछ ना कुछ ओकेजन रहते हैं, कुछ सेरेमनी रहती है, कुछ ना कुछ रहता है, तो मैं पार्टी से बचता था। ठीक है। और ऐसा नहीं किसी भी पार्टी में नहीं जाता था, तो जब मुझे को मूड फ्रेश करना होता था तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं इस पार्टी में जाऊंगा। और मेरे को ये भी था कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसा चीज ना खा लूं, या ऐसा कुछ चीज ना हो जाए जो मेरे को अगले दिन मेरे को दिक्कत कर जाए और मेरा टाइम खराब हो जाए। तो मैं उस तरीके से बड़ी लिमिटेड चीजें करके। मतलब और आपकी दूसरी चीज प्रायोरिटी ये हेल्थ प्लस स्टडीज, अच्छी हेल्थ रहेगी तभी आगे कुछ होगा। हाँ हाँ, वरना वो ब्रेक ब्रेक लगने का मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और ब्रेक सब इट इज वेरी नेचुरल लगता है सर, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेना है। 1 या 2 दिन कुछ खराब हुई, ठीक है, तीसरे दिन से चालू हो गया। और उसमें मैं क्या करता था, सुबह जैसे मैं उठता था तो लगभग मैं 3:30 से 4 के बीच में उठ जाता था। 3 से 4 के बीच में, ज्यादातर 3:30 उठता था। 3:30 से 4 में चाय वाय पीता था, फ्रेश फ्रेश होता था। उसके बाद मैं 4, 4:30 से 7 बजे तक पढ़ता था। 7 बजे फिर मैं बैंक के लिए निकलता था। तो ठीक है। 7 से 8 में फ्रेश होके 8 बजे मैं गाड़ी उठा के बैंक के लिए निकल जाता था, क्योंकि बैंक 10 बजे चालू होता है। हेलो सर। हाँ सर, सुन रहे हैं सर। बैंक 10 बजे लगभग चालू होता है। तो मैं क्या करता था कि 8 बजे यहाँ से निकल लेता था घर से। 8 से 9 मेरे को टाइम लगता था बैंक पहुंचने के लिए, क्योंकि पहले मैं 1 साल पहले मैं 9 बजे निकलता, लेकिन वो NH 24 है, उधर जाम मिलता था। तो मैं क्या करता था, जाम से बचने के लिए सुबह मॉर्निंग में 8 बजे निकलता था। 8 से 9 में गाड़ी में आपके लेक्चर्स या यूट्यूब पे कुछ भी है, किसी की सक्सेस स्टोरीज या लेक्चर्स वगैरह हो गए, थियोरेटिकल लेक्चर्स, वो मैं हम्म। सुन लेता था। जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग, ये वो काफी मैं सुनते हुए जाता था।
तो वहाँ तो मेरे को जाम भी बुरा नहीं लगता था अगर मिल भी जाता था। तो फिर मैं 9 बजे पहुंचता था, 9 बजे ऑफिस बॉय आ जाते थे, लेकिन 10 बजे सब लोग आते। 9 से 10 मैं वहां पढ़ता था बैंक में। फिर बैंक क्लोज होता था लगभग 6-7, 7 तो बज ही जाते थे निकलते निकलते। 7 बजे भयंकर जाम लगता था। तो फिर मैंने सोचा यार अभी क्या, वैसे ही जो पार्ट 1 में गया था वो पार्ट 2 में गया। 7 बजे गाड़ी उठाई, हल्के लिए निकल गए। बड़ा बड़ा लंबा जाम लगता था, तो मेरे को बुरा ही नहीं लगता था, क्योंकि मैं वीडियो मतलब वो सुनता रहता था। उसमें कुछ ना कुछ चैप्टर सुन रहा हूँ, किसी की सक्सेस स्टोरी सुन रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में एफआरएम के अलावा कुछ था नहीं। चल ही रहा था एफआरएम आपके। तो जाम भी मिल जाता था, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं घर पहुंचता था। घर पहुंच के सर खाना वाना खाया तो 10-11 बजे तक सोना पड़ता था, 10 से 10:30 बजे, क्योंकि अगले दिन फिर उठना है। तो मुझे ऐसा लगता है फैमिली का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहता है सर इसमें। इट इज एकदम सर, द उनके सपोर्ट के बिना क्यूमुलेटिव एफर्ट। इट्स नेग्लिजिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बहुत उनके मुश्किल बिना है। तो मेरे लिए पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, आपके लिए तो पढ़ना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट राइट, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए सर। टाइम करेक्ट। पे खाना, और मतलब वो चीज है, थोड़ा वो इश्यूज रहता फ्रीडम है। भी चाहिए कि आज आप चाहते हो कि मैं पढ़ लूं, तो अब ये सपोर्ट चाहिए कि घर वाले फिर बाकी चीज देख लें, राइट 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 राइट। वरना फिर आप वहां इंडल्ज हो जाओगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि हाँ, और सर वो एग्जाम के लिए फिर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। विदाउट सेक्रीफाइस तो कुछ नहीं है। उन लोगों को मैं घुमाने भी लेके नहीं जा पाता था कहीं बाहर, आई थोड़ा आई बहुत मॉल मॉल वगैरह में घुमा दिए। एग्जाम के बाद तो घुमाओ, एग्जाम के बाद तो छुट्टी है 2 महीने की, जब तक रिजल्ट आता है, और अब तो आप फ्री हो। हाँ सर, तो बट दे हैव सपोर्टेड अस, स्पेशली एकदम माय एकदम वाइफ। परफेक्ट सर। उसके अलावा सर, थोड़ा एग्जाम के बारे में बताइए। आप तो एग्जाम दे के आए हैं, जो स्टूडेंट अभी एग्जाम देंगे, किस तरह का पेपर था? एग्जाम थ्योरेटिकल, एग्जाम डिफिकल्ट, प्रैक्टिकल, कौन सा एरिया टच हुआ? सर सर पार्ट 2 में बेसिकली अराउंड 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम्म। 65 थ्योरेटिकल रहे होंगे कॉन्सेप्चुअली, और 12 से 15 सर न्यूमेरिकल रहा होगा। 12 से उसमें 15? हाँ, 15 के आसपास होगा, 12 से 15। 12 से 15 न्यूमेरिकल में सर लगभग लगभग 6 से 7 प्लग एंड प्ले था। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। दो बाकी 3-4 भी फॉर्मूला बेस्ड थे, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट दे रखा था, तो एलिमिनेट करना, थोड़ा गैस करना, वो उस तरीके से था। तो मतलब अराउंड 50 to 60% डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, एंड यू कैन डू इट सर, वेरी इजी वेरी इजी। समझ और गया। थ्योरेटिकल में तो सर बहुत ही ज्यादा ऑप्शन तो ऐसे क्लोज लग रहे थे, 2 ऑप्शन कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मतलब ये है कि ये 80 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन पार्ट 1 की तरह नहीं था सर। पार्ट 1 में क्या था, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है सर। पार्ट 2 में इतना टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। आपका पेपर लगभग लगभग 10-15 मिनट पहले तब हो जाएगा, हो जाना चाहिए। जो जितना आपको आता है, बाकी 2-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन पेपर में मैं क्या करा था, पहले मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। तो मैंने सोचा ठीक है स्टार्टिंग से चलते हैं। तो पार्ट 1 में क्या आया था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत टफ थे, 5 से 6 क्वेश्चन। पार्ट 2 में क्वेश्चन टफ तो नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऑप्शंस बहुत क्लोज है। कुछ हेज फंड्स वगैरह पे थे क्वेश्चंस। तो मैं चलता चला गया। फिर मैंने सोचा बीच में 1 घंटे में आई थिंक मेरे 15 या 18 क्वेश्चन हुए थे। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा लेट चल रहा है, तो एक काम कर, फटाफट करता चला जाए। तो मैंने सोचा जो न्यूमेरिकल में जहां मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। जो भी कॉन्सेप्चुअली या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद अगेन मैं वापस आऊंगा, एक बार पूरा इधर से इधर जाने के बाद फिर मैं दोबारा आऊंगा पेपर में। तो वैसे वैसे मैं थ्योरेटिकल अटेम्प्ट करता चला गया। एक आधा जो न्यूमेरिकल डायरेक्ट बिल्कुल वो था, वो मैं अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैं वापस आया। वापस आके मैंने देखा कि सर वो और भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे, और मैंने छोड़ दिए थे वो। फिर अगेन मैंने वो इकोनॉमिकल कैपिटल पे था क्वेश्चन कैलकुलेट करने पे, रेरोक पे था, वो मैंने अगेन अटेम्प्ट किए। तो वह होता चला गया, और आखिरी में 2 या 3 क्वेश्चन बचे थे, मैंने कैलकुलेटेड गैस लेके पेपर को खत्म कर दिया। और पेपर देने के बाद मुझे ये था कि हाँ मेरा इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। पार्ट 1 में मैं बहुत डाइजी था, लेकिन पार्ट 2 में मेरा श्योर था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि कौन कौन पासिंग से रेट अच्छा सेक्शन खासा ऐसे थे रहता है जो सर। बहुत ज्यादा टच अपॉन थे, या कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो स्टूडेंट्स लोग फोकस करके जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू?
सर मेरे हिसाब से क्रेडिट रिस्क और इन्वेस्टमेंट वाला बुक जो है सर, उसमें मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। और बाकी मार्केट रिस्क में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वो क्लब कर देता है क्रेडिट रिस्क के साथ क्वेश्चंस। लेकिन क्रेडिट रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क के जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करिए, वो बिल्कुल प्लग एंड प्ले है सर। और बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। ऑपरेशन रिस्क में न्यूमेरिकल बेजल वाले और रेरॉक वाले 100% करके जाइए। क्योंकि सर ऑपरेशन रिस्क में आप सोचोगे, इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि मेरी बहुत अच्छी क्वार्टाइल आनी चाहिए और मेरी थर्ड क्वार्टाइल थी, तो वो तो अच्छा हुआ मेरे बेजल और रेरॉक के क्वेश्चन थे। हम्म। मुझे ऐसा लगता है साइबर सिक्योरिटीज पे बहुत क्वेश्चन आए थे। साइबर मुझे ऐसा लग सिक्योरिटी रहा है पिछले 2.5 साल से जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं सब में आता है। सर, सर ऑपरेशन रिस्क में तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरा साइबर सिक्योरिटी ही घूम रहा है थ्योरेटिकल में। Correct. 7 से 8 क्वेश्चन थे सर। और तो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट रिस्क में मार्क्स आराम से ला सकते हैं सर। मार्क्स मुश्किल हो सकती है। आपका वॉइस कट गया सर। करंट इश्यूज में यू आर नॉट। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। करंट इश्यूज में आराम से मार्क्स लेके आ सकते हैं। उसमें ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना आपको। जो क्वेश्चंस जो आपने प्रोवाइड किए थे सर, वो सॉल्व करके जाइए, हो जाएगा। तो जो वो मैंने अपने टेस्ट पैनल पे डाले हुए थे करंट इशू के क्वेश्चन, सर, जो मैंने टेस्ट पैनल पे डाले हुए थे करंट इशू के यस क्वेश्चन, यस दिस वर मोर यस देन एनफ। यस सर, वैसा था करेक्ट करेक्ट। वैसा। गॉट इट गॉट इट। एंड इसके अलावा कुछ ऐसा एरिया है जो स्टूडेंट बल्कीनेस की वजह से छोड़ के जा सकता है? सर बल्कीनेस की वजह से मुझे ऐसा लगता है सर, ऑपरेशन रिस्क में कुछ छोड़ा जा सकता है। ऑपरेशनल रिस्क में जनरली वो स्टार्टिंग के जो 8 से 10 चैप्टर्स हैं विच आर टू थियोरेटिकल इन नेचर, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस स्टडीज के टाइप ऑफ थियरी होती है, वैसा ही कुछ हाँ उसमें थियरी था। हाँ, उसमें छोड़ने का मतलब ये है सर, एक बार वो पढ़ ले, ठीक है, नॉर्मल नॉवल की तरह, उसके बाद स्टोरीज की तरह। उसके बाद क्या है सर, वहाँ अगर बंदे ने काम किया हुआ है, ही और शी इज हैविंग एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, वो अटेम्प्ट कर लेगा सर आराम से। करेक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, वैसा है। तो करेक्ट। बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है सर थ्योरेटिकल में, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो पेपर ऐसा आएगा कि इतना डीप में पूछ लेगा सर वो। क्योंकि बल्कि आई थिंक 24 रीडिंग्स आर देयर, 23 और 24 रीडिंग्स। तो उससे बेहतर है सर बेजल और रेरॉक वाला जो था। बेजल कर लो, रेरोक कर लो, और थोड़ा सा ये साइबर सिक्योरिटी कर लो। राइट राइट राइट, पक्का पक्का सर। और एक केवाईसी एमएल है सर, ऐसा छोटा छोटा जो चैप्टर है जो छोटे छोटे वो। चैप्टर हैं, जो की चैप्टर्स हैं, आप उस पे ज्यादा फोकस देके आप आराम से कर सकते हो। राइट, और केवाईसी एमएल में क्वेश्चन आते जाते हैं। तो प्रशांत जी, अब यहाँ से आपका एफआरएम हो गया। नाउ व्हाट यू आर प्लानिंग अहेड, हाउ यू आर तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी, आप कैसे इस एफआरएम को यूटिलाइज करने वाले हो? नाउ यू हैव अ सर्टिफिकेट। मेरे को सर क्रेडिट रिस्क में इंटरेस्ट है, और क्रेडिट एनालिस्ट में काम भी कर चुका हूँ। 5 साल में क्रेडिट एनालिस्ट काम किया हूँ। अभी मेरा थर्ड ईयर रिस्क रिस्क रेटर का है। अभी इस प्रोफाइल में 21 में मैं आया हूँ। तो मेरा मन क्रेडिट रिस्क में ही है सर। और क्रेडिट रिस्क में मैं अभी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ देखने के लिए। क्योंकि क्रेडिट रिस्क में हमारे यहाँ बेसिकली जो बेसिकली आप कह सकते हैं ब्रांचेस या कमर्शियल ब्रांचेस जो होती हैं, कमर्शियल ब्रांचेस इंडस्ट्री फॉर इंडस्ट्री फाइनेंस, उस तरीके का मेरे को एक्सपोजर है। बस मेरे को जो एक्सपोजर नहीं है मॉडलिंग का नहीं बेसिकली, और वो एक्सपोजर आपको इधर ब्रांचेस में मिलता नहीं है। वो आपको आरएमडी डिपार्टमेंट में मिलेगा, रिस्क रिस्क मैनेजमेंट में मिलेगा। तो बेसिकली स्कोर कार्ड ये लोग बनाते हैं, कुछ स्कोरिंग मॉडल्स बनाते हैं। करेक्ट। वो है सर। और मेरे को अभी मैं देख रहा था कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। बेजल है, IFRS 9 है। तो हालांकि मैंने उन पे कभी काम तो किया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फर्स्ट वाला स्कोर कार्ड वाला जो है, जो मॉडल्स बनाते हैं डिसीजन लेने के लिए सर, वो मैं कर सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी। सो यू वांट टू स्टे विद द पीएसयू एसबीआई या फिर शिफ्ट करना चाहते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट्स? नहीं, अभी तो सर बैंक में। यहीं पर ही पीएसयू में ही आपका इंटरेस्ट यहीं अभी अभी तो लाइक है? अपॉर्चुनिटी है सर, PSU में भी अपॉर्चुनिटी है। RMD डिपार्टमेंट में हम ट्राई करेंगे सर, आरएमडी या ट्रेजरी मिल जाए।
तो कोई प्राइवेट से एफआरएम करके पीएसयू में आ सकता है रिस्क मैनेजमेंट में? 100% सर, स्पेशलिस्ट लेते हैं सर वो। तो व्हाट इज द प्रोसीजर उनका ज्वाइनिंग का? क्या कोई एग्जाम होता है या फिर? एग्जाम होता है सर, एग्जाम होता है और वो निकालते रहते हैं नोटिफिकेशन बीच बीच में, तो स्पेशलिस्ट लेते हैं वो सर। क्रेडिट जैसे एनालिस्ट एसबीआई पीओ के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस के होते हैं, उसी तरीके से या फिर कुछ अलग होता है इसका एग्जाम? सर इतना ज्यादा कंपटीशन तो नहीं रहता, ओके। इतना ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्रेडिट एनालिस्ट के लिए निकलती है सर वैकेंसी, मार्केट रिस्क एनालिस्ट के लिए निकलती है, ऑपरेशंस के लिए निकलती है, ये मार्केट और क्रेडिट के लिए है सर वैकेंसीज ओके, आती है। मींस एसबीआई भी अब आपको बाहर से मींस हायरिंग हो रही है विदाउट दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? हाँ हाँ, उसमें सर एक बेसिकली जैसे क्रेडिट एनालिस्ट है तो क्रेडिट को लेके एक एग्जाम लेते हैं वो नॉर्मल, हाँ, ठीक है मींस इट्स अ उसके नॉर्मल एग्जामिनेशन, वो नहीं है कि यहाँ पे 5 लाख लोग बैठ रहे हैं एंड यू हैव टू क्रैक। नहीं नहीं उतना नहीं, क्योंकि अभी मेरे जो कलीग्स वगैरह थे, दे आर सीएस सर, एंड दे आर वर्किंग एज अ क्रेडिट एनालिस्ट इन कमर्शियल ब्रांचेस, ओके, तो वो सीएस हायर करते हैं सर ठीक है। हमारे। सीए स्पेशली क्रेडिट क्रेडिट एनालिस्ट के लिए सीए को देखते हैं सर, और उनको प्रेफरेंस ज्यादा है, मार्केट रिस्क और इनके लिए एफआरएंस वगैरह को देखते तो ये सिर्फ एसबीआई में कल्चर है या फिर पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है? हैं सर। हर पीएसयू में है अभी, जो मेरे को सुनने में है। तो मतलब अब वो अगर कोई कैंडिडेट एफआरएम कर रहा है और सपोज कीजिए किसी का सपना था 28 साल की उम्र में पीएसयू में आने का, और वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, अब वो कोई प्राइवेट में था, वहां पे उसने एक्सपोजर गेन किया, एफआरएम करो और पीएसयू में आओ। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर, और स्पेशली डायरेक्ट स्केल 2 या 3 वो लेते हैं, जैसे प्रोफेशनल ऑफिसर जो होते हैं सर, वो हम्म, स्केल 1 होता है, ठीक फर्स्ट है। ऑफिसर बोलते हैं उसको, वहां से ऑफिसर स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकंड ऑफिसर डिप्टी मैनेजर रहता है, क्योंकि पीओ को असिस्टेंट मैनेजर भी बोल देता है आफ्टर द कंफर्मेशन पार्ट प्रोफेशन, डिप्टी मैनेजर देन मैनेजर इज द स्केल 3 एंड आई एम द मैनेजर, तो वो डायरेक्ट स्केल 3 भी लेते हैं। तो पे ओके, स्केल सब स्केल सेम 3। रहता है, पे स्केल और जो भी सब चीज सेम है। तो मींस पे स्केल आपका भी उतना ही रहेगा जितना वो बाहर से आएगा यस डायरेक्ट सर, स्केल 3 पे? पीएसयू वो डिफरेंशिएट नहीं करता, पे स्केल ओके। सबका सेम। सो यहाँ पे स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 की सैलरी किस रेंज में रहती है जनरली इनकी? सर अगर मैं जैसे प्राइवेट का सीट टू सीट में देखूं, हम्म, तो स्केल 3 का रहता है सर अराउंड 30 to 35। 30 to 35 लाख के आसपास रहेगा स्केल 3 का। तो ठीक इसमें है। बहुत ज्यादा पर्क्स हैं सर, और बहुत ज्यादा हाउसिंग लोन वगैरह अगर हम लेते हैं तो वो इंटरेस्ट बहुत, जितने भी फायदा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट पे रहता है, तो वो उस तरीके से अगर सब चीज कैलकुलेट करें तो 30 से 35 के बीच में हो जाता है, और अगर वो कैलकुलेट ना करें तो 20 से 25 के बीच। और ग्रोथ रेट क्या रहता है सर सैलरी का? सैलरी का तो सर पीएसयू में तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पर्क्स वगैरह है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई भी प्रॉब्लम, पर्क्स वगैरह इतने हैं, इट इज वेरी सफिशिएंट, गॉट इट, गॉट मतलब इट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गॉट इट। एंड क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर जो अभी अपीयर करने वाले अगस्त में नवंबर में एफआरएम के लिए? एडवाइस सर मेरा तो ये है, सबसे पहले एक तो गाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करेक्ट। ये एग्जाम वैसे दे आर वेरी प्रोफेशनल टाइप एग्जाम, तो आपको कोई चाहिए जो आपको गाइड कर सके कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, तो गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसमें। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन सॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और तीसरा सर रिवीजन, पार्ट 2 में तो स्पेशली सर गॉट मुझे ऐसा लगता है मैं एक एक बुक, और ये चीज और बताऊं सर, मैं स्वेदर से पढ़ा नहीं, मैं पार्ट 1 में भी नहीं पढ़ा, मैं पार्ट 2 में भी नहीं पढ़ा, सिर्फ पार्ट 1 में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, पार्ट 2 में फिर मुझे ऐसा लगा कि यार सब स्वेदर से पढ़ रहे हैं, पता नहीं मैं रह ना जाऊं, तो मैंने एक बार को देख ली थी, एक या वरना कहाँ से पढ़ते थे आप? मैं नोट से पढ़ता था जो आपके नोट्स थे। मतलब जो मेरे लेक्चर के नोट्स थे वो आपके लिए सब मोर देन सफिशिएंट थे? हाँ हाँ, क्योंकि लगभग लगभग स्वेदर भी मैं भी वैसे ही था सर, ठीक है, और बट पूरा बाकी जो आपने सिंपलीफाइड हो जाता था आपके पास एग्जांपल्स के साथ, आपकी खुद हाँ की हाँ रिटन रहती थी, तो इट्स इजी। हाँ हाँ, कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर होते थे तो मैं स्वेदर को रेफर कर लेता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्वेदर पे वो नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, तो वो नोट्स ही मैंने मुझे लगता है 5 या 7 बार मैं रिवाइज किए हूँ। मैं भी बहुत बार बोल देता हूँ लेक्चर में कि यहाँ पे आपको स्क्वाइजेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं सर, तो बेटर है सर, थोड़ा टाइम वो होता है, उस टाइम को हम अगर क्वेश्चन सॉल्विंग में लगा लें सर तो बेटर है।
आपने मॉक एग्जाम्स दिए थे मेरे? मॉक से मैंने इस बार नहीं दिए। आपने पार्ट 1 में भी नहीं दिए, पार्ट 2 में भी नहीं दिए? हाँ, मतलब लेकिन मतलब ये कोई स्टूडेंट जो ऑब्जर्व करेगा, जो आपकी वीडियो से सुनेगा, वो भी लेगा सर मैं तो बिना मॉक के ही बैठूंगा अब तो। नहीं जब नहीं बिना मॉक के पास हो रहे तो हम भी बिना मॉक के पास होंगे। नहीं सर, अभी क्या है, सी आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 years ऑफ द इंडस्ट्री, करेक्ट करेक्ट। और एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आई हैव वर्कड इन 5 to 7 years, एंड रिस्क रेटर मेरा 3 साल होने वाला है। और उससे पहले भी मैं कंपटीशन एग्जाम बहुत दिया हूँ पीओ वीओ के टाइम में। तो समहाउ मेरे को पेपर से कहाँ से निकलना है, कब टफ आ गया, क्या करना है, वो चीज मेरे को आइडिया है सर उस चीज का। तो बात ये बोल चीज दीजिए सर वीडियो में कि प्लीज मॉक एग्जाम दे देना, मेरी सुन के मत जाना। नहीं, मॉक जरूर देना है सर। मॉक से एक चीज का फायदा होता है, मैंने एक मॉक दिया था, उसमें क्या हुआ था, 1.5 घंटे मैंने दिया था सर, और मेरे 31 या 32 कुछ नंबर आए थे। और फिर घर में गैस खत्म हो गई थी, तो वाइफ आके चिल्लाने लगी, तो मैंने बंद कर दिया। तो मॉक से एक फायदा होता है कि जब आप पेपर के सेंटर में बैठते हैं ना सर, तो आपको डर घबराहट नहीं लगती है। और वही मेन है सर, वहां पे जो आपने आपने डर को कंट्रोल करना है सर, घबराना नहीं है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो आ रहा है, अगर 5 भी नहीं आ रहे हैं, 7 भी नहीं आ रहे हैं, तो 8वां करो अटेम्प्ट। बस घबराना नहीं है सर, वो पेपर यही चीज डिजाइन ही मैंने उसी आपको तरीके से। बोली थी कि एक जगह रुक जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है रुकना है, आगे बढ़ना है। हाँ, वो पेपर डिजाइन ही ऐसा करा गया है हाँ, कि चलो, आप 4-5 महीने या 6 महीने लग के आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पे नहीं हो रहा है तो उस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि मेरे पे नहीं हो रहा है तो किसी पे भी नहीं होगा। किसी पे भी नहीं हो रहा, करेक्ट है। उस मैं तो आज तरीके से स्टूडेंट सर। को पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे एक जगह मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, तुम वहां बैठ के थोड़ी ना वेट करोगे कि चार्ज हो जाएगा, तुम शिफ्ट करोगे ना दूसरी जगह, राइट राइट राइट। तो मोबाइल तो चार्ज नहीं होगा। उस तरीके से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है सर। और जैसे मेरा जो मार्क्स आया है, तो वो आई थिंक मार्केट रिस्क में 3 है, क्रेडिट रिस्क में 2 है, ऑपरेशंस में अगेन 3 है, लिक्विडिटी में 3 है, इन्वेस्टमेंट में 2 है, करंट इश्यूज में 2 है। अभी क्या है, जो मॉक देगा और जो अच्छे से मॉक दे रहा है, तो वो ऑल टॉप 1 क्वार्टाइल भी ला सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। मॉक मॉक का ये फायदा है। यही फायदा है, आप अपने आप को ब्रश अप कर रहे हो और इम्प्रूव कर रहे हो। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास टाइम की भी शॉर्टेज थी ना सर, मेरे पास 4 महीने था, तो मैं उस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहा था। क्योंकि करेक्ट। अगर किसी के पास 6 महीने हैं तो वो बहुत मॉक देने चाहिए, एटलीस्ट सर मुझे ऐसा लगता है 3 से 5 मॉक देने चाहिए। गॉट इट आप गॉट आपको वो मदद करेंगे कि आप सेंटर में घबराए ना। और सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मॉक से हो जाता है सर, बराबर 3 से 4 घंटे बैठ के दें तो हो जाएगा, कोई बात आई टोटली एग्री। तो आपके बैंक आपका कोर्स फी रिम्बर्स कर रहे हैं? नहीं। हाँ सर, वो मैंने बिल तो लगा दिया। तो वो 1,85,000 का बहुत आया था स्टूडेंट्स पूरा। लोग पूछते हैं कि सर हमारा रिम्बर्स होगा क्या, हम नहीं, पीएसयू। सब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं आई थिंक। हाँ। सब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, दे विल सपोर्ट सर। ओके। ऑल ऑर्गेनाइजेशन विल सपोर्ट। गॉट इट। वो तो रहता है सर। वो रिम्बर्स कर रहे हैं तो उनका कुछ पॉलिसी या कुछ टर्म्स या आपके साथ कुछ बॉन्ड रहेगा कि आप 5 साल 10 साल हमें छोड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ? हाँ सर, वो 2 साल तो रहते ही है फॉर दैट रिम्बर्समेंट अमाउंट। 2 साल के लिए ना? हर करेक्ट। जगह 2 से 3 साल तो रहते ही। 2 से 3 साल इज मिनिमम, अगर आपकी कोई कंपनी आपको वहां पे स्टॉप कर रही है। हाँ, करेक्ट वो करेक्ट। ऑनोरियम वगैरह नहीं देंगे, या कोई कोई ऑनोरियम देता भी है, लेकिन कोर्स फी along with your coaching fees, courseware, everything they will reimburse. रिम्बर्स। तो सर फिर आप ये पीएसयू में आपको ट्रांसफर एंड ऑल वाला इशू नहीं होता? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत परेशान हो जाते हैं ट्रांसफर से। नहीं, ट्रांसफर का तो इशू रहता है सर। आई हैव जॉइन इन 2013 एज अ पीओ इन दिल्ली, और 2014 में मैं बैंगलोर सर्किल चला गया। 2014 से 2021 तक मैं वहीं था। 21 ओके। में मैं दिल्ली सर्किल आ गया। तो वो रहता है सर, ट्रांसफर का इशू रहता है। लेकिन ठीक है सर, चलता है। क्योंकि अगर अगर आप जैसे जैसे ऊपर प्रमोशन लेते रहेंगे सर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम, सीजीएम, सीजीएम इज द बॉस सर। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्कल, जैसे एसबीआई में 17 कुछ सर्कल है, तो एक सर्कल एक स्टेट या दो दो स्टेट को कवर करता है। तो वो जो सर्किल हेड होते हैं वो सीजीएम होते हैं। तो अगर सर वैसे स्टेज पे आपको पहुंचना है, जो 1,000, 2,000, 3,000, जिनके अंडर में 5-5 हजार ब्रांचेस आ रहे हो, 3-3 हजार, तो वो तो फिर उस तरीके से रहेगा ना सर। सर डीजीएम के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है? सर डीजीएम हमारे यहाँ बोला जाता है, डीजीएम इज द टाइगर इन एसबीआई। बेसिकली एक, हाँ, एक मॉड्यूल
मॉड्यूल के अंदर आप बोल सकते हैं 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट। तो एक मॉड्यूल, उसको एओ बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उनके अंडर में 4 से 5 रीजन हो सकते हैं, और एक रीजन एक डिस्ट्रिक्ट को मोटा मोटा कवर करता है। मतलब तो मैं एक बहुत डीजीएम सारे काइजर्स को पढ़ा रहा हूँ SBI के। एक डीजीएम आपके 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट उनके कंट्रोल में। उनकी एज लगभग 56 या 57 है, मतलब आप डीजीएम पहुंचते पहुंचते यू आर क्लोज टू रिटायरमेंट। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो हो सकता है, ऐसा नहीं है सर, चेयरमैन तक रहेगा सर। 58 मैंने हैं सर जिनको मैं जानता हूँ, वो अभी 56 के हैं, डीएमडी। ओके, गॉट तो इट, डीजीएम के बाद 3 प्रमोशन के बाद डीएमडी आई जाती गॉट इट। चलो परफेक्ट है, एंजॉय करो प्रशांत जी, है। ओके, थैंक यू सर, योर लाइफ थैंक यू सो एंड सो काइंड ऑफ यू, stay थैंक यू connected. सर, योर वीडियो लेक्चर्स वर अमेजिंग, Thank you, sir. थैंक्स।